हेलो गाइस, वेलकम टू करंट अफेयर्स फॉर यूपीएससी पीएससी आईएएस। गाइस, अगर आप यूपीएससी सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी स्टेट सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो बिल्कुल सही जगह पर आप आए हैं। यहां पर सभी सोर्सेज से न्यूज को कवर किया जाता है, जैसे कि द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव मिंट जैसे जो न्यूज़पेपर्स होते हैं उनकी न्यूज को कवर किया जाता है। पीआईबी की रिपोर्ट्स को डिस्कस करते हैं। राज्यसभा टेलीविजन में जो भी इंपॉर्टेंट डिबेट्स डिस्कशन आती हैं उनको लेक्चर के दौरान कवर किया जाता है। इवन ईपीडब्ल्यू, डाउन टू अर्थ योजना जैसी जो मैगजीन्स होती हैं उनके आर्टिकल्स को भी कवर करते हैं। तो आप डेली रेगुलर अगर क्लासेस को अटेंड करेंगे, रिलीजियसली क्लासेस को फॉलो करेंगे तो आपको 100% गारंटी सक्सेस मिलेगी और आपका 100% गारंटी सिलेक्शन होगा। और 100% गारंटी सिलेक्शन का बकायदा प्रूफ दिया जाता है। नीचे डिस्क्रिप्शन पर आपको प्रूफ्स मिल जाएंगे, आप चेक कर सकते हैं कि प्रीवियस ईयर सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में हमने जो टॉपिक्स कवर कराए थे उन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चंस बने हैं। तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो। इवन हम लोग काफी सारे हाई क्वालिटी जनरल स्टडीज के कोर्सेज भी ऑफर करते हैं। तो आने वाली स्लाइड्स में आपको कोर्सेज की डिटेल्स भी मिल जाएगी और हमारे दूसरे चैनल्स की इंफॉर्मेशन भी आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी आने वाली स्लाइड्स में। और गाइस, नीचे डिस्क्रिप्शन पर टेलीग्राम के चैनल की लिंक भी आपको मिल जाएगी, आप उस चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। प्लस डिस्कशन ग्रुप भी है जहां पर काफी सारे सिविल सर्विसेज के एस्पिरेंट्स मौजूद हैं जो कि डेली बेसिस पर अपने जो भी डाउट्स वगैरह जो होते हैं उनको डिस्कस करते हैं। तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो फुल फोकस के साथ स्टार्ट करते हैं करंट अफेयर्स की क्लास को। बट बिफोर दैट ये कुछ कोर्सेज की डिटेल्स और हमारे चैनल्स की डिटेल्स हैं। सो गाइज, नाम के आगे आईएएस लगाने की तैयारी शुरू करते हैं। स्टार्ट करेंगे पेपर 1 के पहले टॉपिक से। तो देखिए, यहां पर बात हो रही है काचीन जन समूह की, काचीन लोगों की यहां पर बात हो रही है। तो क्वेश्चन ये बनेगा कि काचीन लोग जो है वो कहां पर हम लोग को देखने को मिलते हैं, यानी कि ये काचीन जो हम लोग को जातीय समूह है ये कहां पर देखने को मिलता है। तो आपको ध्यान में रखना है हमारी कंट्री का जो नॉर्थ ईस्टर्न क्षेत्र है, स्पेशली अरुणाचल प्रदेश का कुछ हिस्सा और आसाम का कुछ हिस्सा, चाइना की जो यूनान प्रोविंस है, राइट, वहां पर, और साथ ही साथ मेनली ज्यादातर म्यांमार के नॉर्थ वाले एरिया में हम लोग को एक स्टेट देखने को मिलता है, काचीन स्टेट, काचीन राज्य। और वहीं पर ही मौजूद काचीन हिल्स भी है, काचीन की पहाड़ियां भी है। तो यहां पर हमें देखने को मिलता है कि जातीय समूह जो है वो रहती है, निवास करती है, और उसका ये एक संघ हम लोग को देखने को मिलता है जिसका नाम है काचीन। तो आप ध्यान में रखना काचीन की पहाड़ी कहां पर है, अगर ऐसा भी क्वेश्चन आए तो म्यांमार आपको ध्यान में रखना है। म्यांमार के नॉर्थ में हम लोग को काचीन स्टेट देखने को मिलता है, वहीं पर ही ये पहाड़ी है, राइट। और इवन यूनान प्रोविंस चाइना की और इंडिया के नॉर्थ ईस्ट के अरुणाचल प्रदेश और आसाम के कुछ हिस्सों में रहने वाली ये समूह है। ये एक ग्रुप हम लोग को देखने को मिलता है, जातीय समूह का एक संघ हम लोग को देखने को मिलता है जिसका नाम है काचीन। ये चीज आप ध्यान में रखिएगा। और काचीन जो टर्म है उसका कई बार उपयोग किया जाता है, जैसे कि चाइना के अंदर एक और हम लोग को समूह देखने को मिलता है, राइट। तो वो है जिंगो लोगों का समूह, जिंगपो लोगों का समूह, ठीक है, जिंगपो। तो क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि जिंगपो लोग जो है वो कहां पर निवास करते हैं, तो चाइना में। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। तो इसी के ही उप समूह के रूप में काचीन लोगों को जो है वो देखा जाता है। तो ये वाली चीज भी आप ध्यान में रखिएगा। और अब ये टॉपिक न्यूज में क्यों है, तो ये वाला समूह जो हम लोग को देखने को मिल रहा है, राइट, ग्रुप जो हम लोग को देखने को मिल रहा है काचीन लोगों का, तो म्यांमार की सैन्य सरकार, आपको पता होगा कि म्यांमार के अंदर तख्ता पलट हो गया, जिस टॉपिक को हमने काफी डिटेल में डिस्कस किया था। आज की डेट में म्यांमार के अंदर म्यांमार की मिलिट्री रूल कर रही है, उसने वहां की सरकार को हटा दिया है, राइट। तो अभी ये हम लोग को एक लोगों का ग्रुप देखने को मिल रहा है, काचीन लोग हम लोग को जो देखने को मिल रहा है, तो ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं म्यांमार के अंदर मिलिट्री रूल के अगेंस्ट। तो ये वाली चीज हम लोग को देखने को मिली है, दैट्स व्हाई ये टॉपिक हम लोग को काचीन लोगों का न्यूज में देखने को मिला। तो ध्यान में रखिएगा, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इस प्रकार की चीजें अक्सर आ जाती हैं। अब हम लोग डिस्कस करेंगे पेपर 2 के टॉपिक्स को। पेपर 1 से रिलेटेड सिर्फ एक ही टॉपिक था, सूत्र मॉडल की बात हो रही है। तो ये सूत्र मॉडल क्या है, आइए इसे समझते हैं। तो साइंटिस्ट हम लोग को आईआईटी कानपुर और हैदराबाद के देखने को मिल रहे हैं, ये अप्लाई कर रहे हैं सूत्र मॉडल को। कोरोना वायरस का ग्राफ इंडिया में किस प्रकार से बढ़ रहा है या कोरोना वायरस
कि केसेस जो है वो किस प्रकार से आगे बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं, तो उसको प्रिडिक्ट करने के लिए कि आने वाले समय में कोरोना वायरस कितने ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, तो उस चीज को प्रिडिक्ट करने के लिए इन्होंने सूत्र मॉडल का उपयोग किया है। सूत्र का फुल फॉर्म है ससेप्टेबल, अनडिटेक्टेड, टेस्टेड, पॉजिटिव एंड रिमूव्ड अप्रोच। तो इस मॉडल के अंदर 3 मेन पैरामीटर्स का उपयोग किया जा रहा है पेंडेमिक के कोर्स को प्रिडिक्ट करने के लिए, पता लगाने के लिए कि कोरोना वायरस कितनी तेजी से आगे बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा। तो इसमें पहला पैरामीटर जो है उसे बीटा नाम दिया है या फिर कांटेक्ट रेट दिया। नाम से समझ में आ जाना चाहिए कांटेक्ट रेट, मतलब कि ये चेक करेंगे पहले कि जो जो पॉजिटिव जो हुआ है, यानी कोरोना वायरस पॉजिटिव जो व्यक्ति है वो कितने लोगों के कांटेक्ट में आया है और कितने लोगों के कांटेक्ट में ऑन एन एवरेज पॉजिटिव व्यक्ति जो है वो आ रहे हैं। तो उससे एक प्रिडिक्शन हो सकता है कि आने वाले समय में केसेस बढ़ेंगे घटेंगे, राइट, तो उसका प्रिडिक्शन हो सकता है। तो ये मेजर करता है हाउ मेनी पीपल एन इन्फेक्टेड पर्सन इन्फेक्ट्स पर डे। एक इन्फेक्टेड व्यक्ति कितने लोगों को एक दिन में इन्फेक्ट करता है, उस चीज को ये कांटेक्ट रेट या फिर बीटा इन्होंने पैरामीटर का नाम दिया है। और इसका मतलब होता है R0 वैल्यू। ये एक मतलब इसका मतलब ये है कि द नंबर ऑफ पीपल एंड इन्फेक्टेड पर्सन स्प्रेड द वायरस टू ओवर द कोर्स ऑफ देयर इन्फेक्शन, की एक इन्फेक्टेड व्यक्ति अपने इन्फेक्शन के पीरियड में कितने लोगों को इन्फेक्ट करता है, उस चीज को ये वैल्यू से जो है वो रिलेट किया जाता है R0 वैल्यू से। तो ये वाली चीज आप थोड़ी सी ध्यान में रखिएगा। दूसरा पैरामीटर रीच, इसका मतलब क्या है कि एक्सपोजर लेवल कितना पहुंचा है जनता में, यानी कि कितनी जनता जो है वो कोविड-19 से एक्सपोज हुई है, कितने लोगों को कोविड-19 हुआ है। तो दूसरा पैरामीटर इस चीज को चेक करता है। और तीसरा पैरामीटर है एप्सिलॉन। एप्सिलॉन ये क्या होता है कि रेशियो ऑफ डिटेक्टेड एंड अनडिटेक्टेड केस, की रेशियो है कि कितने केस जो है वो डिटेक्ट हुए हैं और कितने नहीं हुए हैं, तो उसको देखता है। तो ये 3 पैरामीटर्स के ऊपर बेस जो है वो एक रिपोर्ट तैयार करता है और फिर पता लगाता है कि आने वाले समय में कोरोना वायरस ऊपर जाएगा या नीचे आएगा, नहीं कि केसेस बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे। तो ये प्रिडिक्शन करता है। तो इस चीज ये किस मॉडल के ऊपर प्रिडिक्ट करता है? सूत्र मॉडल। तो क्वेश्चन ये भी बन सकता है सूत्र मॉडल क्या है, अभी रिसेंटली न्यूज में था। तो कोरोना वायरस को प्रिडिक्ट करने के लिए, उसका प्रिडिक्ट ग्राफ क्रिएट करने के लिए IIT कानपुर और हैदराबाद के साइंटिस्ट ने इस मॉडल का उपयोग किया और प्रिडिक्शन कर रहे हैं। और 3 पैरामीटर्स के ऊपर बेस्ड ये प्रिडिक्शन है और तीनों पैरामीटर मैंने आपको समझा दिए। ये बस सिंपल से कॉन्सेप्ट ध्यान में रखो, पॉइंट टू पॉइंट बिल्कुल क्लियर चीजें रखो, क्योंकि सिविल सर्विसेज के अंदर आपको पॉइंट टू पॉइंट और क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है, राइट, हर एक चीज की। एशियन डेवलपमेंट बैंक की बात करेंगे। हालांकि ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक और इस टॉपिक को मैं पहले भी कई बार डिटेल में आप लोग को कवर करा चुका हूं। तो फाइनेंस और कॉर्पोरेट अफेयर्स मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी जो है हमारी, ये एशियन डेवलपमेंट बैंक की गवर्नर के तौर पर हम लोग को देखने को मिल रही है। याद रखिएगा, एशियन डेवलपमेंट बैंक की गवर्नर हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है, राइट, इंडिया के लिए। और रिसेंटली इन्होंने पार्टिसिपेट किया है गवर्नर्स सेमिनार पर, राइट, जो कि कॉपरेशन फॉर अ रेजिलिएंट फ्यूचर के ऊपर बेस्ड हम लोग को देखने को मिली है, राइट। और ये एशियन डेवलपमेंट बैंक की एनुअल मीटिंग 2021 का पार्ट हम लोग को देखने को मिली, यानी कि एक सेमिनार हुआ है, गवर्नर सेमिनार, जिसमें इन्होंने अभी रिसेंटली पार्टिसिपेट किया था। इंडिया की तरफ से गवर्नर के तौर पर जो है ये आगे गई थी, यानी कि इस गवर्नर सेमिनार में इन्होंने पार्टिसिपेट किया, राइट। और सीतारमन जी ने अप्रिशिएट किया एशियन डेवलपमेंट बैंक को कि एशियन डेवलपमेंट बैंक ने हमें टाइम पर फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड किया कोविड-19 और नॉन कोविड प्रोजेक्ट्स के लिए, राइट। तो इसके लिए उन्होंने उन्हें अप्रिशिएट किया एशियन डेवलपमेंट बैंक को। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक क्या है गाइस? तो ये रीजनल डेवलपमेंट बैंक है। आप देखो, एशिया का डेवलपमेंट बैंक है, तो एशियन क्षेत्र पर ये सहायता प्रोवाइड कराने के लिए, और किस चीज की सहायता? डेवलपमेंट बैंक है, तो डेवलपमेंट से रिलेटेड फंडिंग प्रोवाइड कराएगा। जैसे कि किसी कंट्री के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह को जो है वो क्रिएट करना है, तो इस बैंक से जो है वो फंडिंग मिल सकती है इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने के लिए। यानी कि एशिया क्षेत्र के डेवलपमेंट के लिए ये बैंक हम लोग को देखने को मिलता है। तो रीजनल डेवलपमेंट बैंक है, क्षेत्रीय विकास बैंक है। तो ये चीज समझिएगा, याद रखिएगा। 1966 में इसे एस्टैब्लिश किया गया था। इसका हेडक्वार्टर याद रखिएगा फिलीपींस में। ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कि मनीला फिलीपींस में किसका हेडक्वार्टर है? एशियन डेवलपमेंट बैंक का। और ऑफिशियल यूनाइटेड नेशंस का ये ऑब्जर्वर हम लोग को देखने को मिलता है, ADB, एशियन डेवलपमेंट बैंक। और इस बैंक के मेंबर्स कौन कौन बन सकते हैं? क्वेश्चन ये आ सकता है कि क्या सिर्फ एशियन डेवलपमेंट बैंक के अंदर सिर्फ एशिया की कंट्रीज जो हैं उन्हीं को ही एडमिट किया जाता है क्या? उन्हीं को ही एज अ मेंबर के तौर पर बनाया जाता है क्या? तो नहीं, एशिया और पैसिफिक दोनों को कंसिडर किया जाता है। तो बैंक एडमिट करती है उन कंट्रीज को जो कि मेंबर होती हैं यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड पैसिफिक की।
जिसे पहले इकोनॉमिक कमीशन फॉर एशिया एंड द फार ईस्ट के नाम से जाना जाता था, जो कि नॉन रीजनल डेवलप्ड कंट्रीज हम लोग को देखने को मिलती है। आज की डेट में 68 मेंबर्स हैं इसकी, 49 जो है वो एशिया की हम लोग को देखने को मिलती हैं। तो ये चीज बहुत अच्छे से ध्यान में रखिएगा कि एशियन डेवलपमेंट बैंक के अंदर एशिया और पैसिफिक की कंट्री शामिल होती हैं। ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ एशिया की कंट्रीज को ही मेंबर बनाया जाएगा, राइट। तो इस प्रकार से कंफ्यूजन हो सकता है। अब इसमें वोटिंग राइट्स किस प्रकार के हम लोग को देखने को मिलते हैं, तो बिल्कुल जैसा कि वर्ल्ड बैंक के अंदर हम लोग को देखने को मिलता है वोटिंग राइट्स होते हैं, तो उसी सिमिलर जो है वो पैटर्न के ऊपर बेस्ड या सिमिलर मॉडल के ऊपर बेस्ड वर्ल्ड बैंक के इसके भी एडीबी के भी वोटिंग राइट्स हम लोग को देखने को मिलते हैं। यानी कि जिस कंट्री ने जितनी फंडिंग की है इस बैंक के अंदर उसको उतना वेटेज मिलेगा, राइट। मतलब कि सिमिलर वेटेज वोटिंग सिस्टम है जहां पर वोट्स जो हैं वो डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं उस मेंबर के कैपिटल सब्सक्रिप्शन के ऊपर। जैसे कि इंडिया ने जितना इन्वेस्टमेंट किया इस बैंक के ऊपर, इंडिया का जितना शेयर है इस बैंक के पास, तो उस हिसाब से इंडिया का वोट भी रहता है, वोट का वेटेज भी रहता है, राइट। तो ये वाली बात हुई। और 31 दिसंबर 2019 तक एशियन डेवलपमेंट बैंक के 5 सबसे बड़े शेयर होल्डर हैं जापान, यूनाइटेड स्टेट्स, चाइना, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जिसमें जापान और यूनाइटेड स्टेट्स का हम लोग को जो शेयर देखने को मिल रहा है वो 15.6% का है, 15.6%। और चाइना का शेयर 6.4% का है, इंडिया का 6.3% का है और ऑस्ट्रेलिया का 5.8% का है। तो ये शेयर है और जिसके जितने ज्यादा शेयर होंगे उसका उतना वोटिंग पर वेटेज हम लोग को देखने को मिलेगा इस बैंक के अंदर, ठीक है। इस बैंक के रोल्स और फंक्शंस क्या होते हैं, तो एशिया और पैसिफिक क्षेत्र में गरीबी को रिड्यूस करना सबसे पहला इसका हम लोग को गोल देखने को मिलता है या रोल देखने को मिलता है। इंक्लूसिव इकोनॉमिक ग्रोथ के थ्रू, एनवायरमेंटली सस्टेनेबल ग्रोथ के थ्रू और रीजनल इंटीग्रेशन के थ्रू कि सभी कंट्री आपस में मिलकर एक साथ ग्रोथ करें, प्लान्स बनाएं, राइट। और ये इन्वेस्टमेंट्स वगैरह भी करती है लोन्स के फॉर्म में, कंट्री को लोन ग्रांट्स और इंफॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड कराती है। इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ केयर सर्विसेज, फाइनेंशियल, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम को कैसे इंप्रूव करना है, हेल्प करती है कंट्री को कि कंट्री जो है वो क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट से लड़ने के लिए प्रिपेयर हो, राइट, या बेटर मैनेज करें नेचुरल रिसोर्सेज को। और भी दूसरे एरियाज में ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराती है और फंडिंग वगैरह भी ऑफर करती है या हेल्प करती है कंट्री की एशियन डेवलपमेंट बैंक। तो ये कुछ चीजें थी, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे एशियन डेवलपमेंट बैंक से रिलेटेड जो कि आपको अच्छे से पता होने चाहिए, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है एशियन डेवलपमेंट बैंक। अब अगेन एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करें, ये भी पहले कई बार हम लोग कवर कर चुके हैं, इसको रिपीट करते हैं क्योंकि ऐसे जो टॉपिक होते हैं एशियन डेवलपमेंट बैंक, यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर रेफ्यूजीज, तो ये सब चीजें जो है वो एग्जाम में पूछी जाती है, फैक्चुअल चीजें होती हैं जिसकी आपको अच्छी जानकारी होनी चाहिए। तो आप देखो सबसे पहली चीज तो ये टॉपिक UNHCR का न्यूज में हमें क्यों देखने को मिला, पहले इसको आप समझो। तो देखो म्यांमार का इशू है, आपको सभी को पता है, मैंने आपको बताया भी, ये मिलिट्री कूप हम लोग को तख्ता पलट देखने को मिला है म्यांमार में फरवरी में, राइट। हमने इस टॉपिक को डिटेल में डिस्कस किया था अभी थोड़ी देर पहले भी, इस चीज के बारे में मैंने आपको बताया था। तो म्यांमार के अंदर म्यांमार की मिलिट्री ने वहां की सरकार को हटा के रूल करना शुरू कर दिया है। तो इस चीज के कारण काफी सारे लोग जो है वो म्यांमार को छोड़कर भागे, राइट। काफी सारे लोग वो इंडिया के अंदर भी आए, इंडिया के अंदर 7 लोगों को गिरफ्तार कर लिया, राइट, जो इलीगल तरीके से बिना किसी वैलिड परमिशन के इंडिया के अंदर एंटर कर गए थे। तो जब इन्होंने इंडिया के अंदर एंटर किया तो इनको जो है वो पकड़ लिया और अभी जो हाई कोर्ट है मणिपुर की, उसने अलाउ किया है कि जो भी लोग इंडिया के अंदर सीक्रेटली एंटर करे थे, जिन लोगों ने इंडिया के अंदर एंटर किया था सीक्रेटली म्यांमार से, राइट, फरवरी के समय पे मिलिट्री कूप के बाद, तो उन्हें दिल्ली जाने की इजाजत दे दी जिससे कि वो UNHCR की प्रोटेक्शन जो है वो हासिल कर सके, राइट। तो अभी म्यांमार से ये लोग जो है रेफ्यूजीज जो है यानी कि उस कंट्री से भागे हैं ये, तो वो रेफ्यूजी ही कहलाए गए, राइट। क्योंकि आपको पता होगा रेफ्यूजी की डेफिनेशन क्या, नहीं पता तो एक बार समझा देता हूं। तो जो भी लोग अपनी कंट्री को छोड़ देते हैं, राइट, डर से कि उनकी कंट्री के अंदर वो सुरक्षित नहीं है, मतलब कि वो ये चाह रहे हैं कि उनको अब अपनी कंट्री के अंदर वापस नहीं जाना है, उनको अपनी कंट्री की सिटीजनशिप नहीं चाहिए। तो ऐसे लोग जो है जिनके पास सिटीजनशिप नहीं होती या अपनी कंट्री की सिटीजनशिप वो त्याग देते हैं, मतलब कि उनके पास किसी भी कंट्री की सिटीजनशिप नहीं है, तो ऐसे लोग रेफ्यूजीज कहलाते हैं, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर यूनाइटेड नेशन कमिश्नर फॉर रेफ्यूजीज UNHCR की मदद लेने के लिए, प्रोटेक्शन हासिल करने के लिए, सुरक्षा हासिल करने के लिए मणिपुर उच्च न्यायालय ने अलाउ कर दिया है, परमिशन दे दी है कि ऐसे जो 7 लोग हैं जो पकड़ाए थे
राइट, जो म्यांमार से भागकर इंडिया में एंटर किए थे, तो वो न्यू दिल्ली जा सकते हैं इनसे परमिशन लेने के लिए। तो ये वाली चीज थी, इसको लेकर ये टॉपिक हमें न्यूज में देखने को मिला था। और कोर्ट ने क्या चीज ऑब्जर्व करी, तो देखो सबसे पहली चीज तो हम लोग यूनाइटेड नेशन रेफ्यूजी कन्वेंशन के यानी कि यूएनएचसीआर के हम लोग पार्टी नहीं है, यानी कि उसके मेंबर नहीं है, हम लोग ने उसको रेक्टिफाई नहीं किया है। बट हम लोग जो है यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स 1948 और इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स 1966, इसकी हम लोग पार्टी यानी कि इसके हम लोग मेंबर हैं, इन दो पर्टिकुलर कन्वेंशन के। और आर्टिकल 21 के तहत भी कई बार जो है वो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी इस चीज को समझाया है कि आर्टिकल 21 के तहत जैसे कि राइट टू लाइफ हम लोग को देखने को मिलता है, तो अगर कोई व्यक्ति अपनी कंट्री में वापस नहीं जाना चाहता है, राइट, अपनी जिस कंट्री से वो बिलोंग करता है उसमें वो वापस नहीं जाना चाहता है, तो उसको शरण दी जाए, राइट, क्योंकि उस व्यक्ति को डर है कि उस कंट्री में वो वापस जाएगा तो उसकी जीवन को खतरा है। तो आर्टिकल 21 के तहत भी इस चीज को इंटरप्रेट किया जाता है, आर्टिकल 21 को, कि सामने वाले व्यक्ति जो अपनी कंट्री में वापस नहीं जाना चाहते, यानी कि जो रेफ्यूजीज हैं, उन्हें डर है कि वो अपनी कंट्री में जाएंगे तो उन्हें मार दिया जाएगा, तो उनकी जान को प्रोटेक्ट करने के लिए, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए हम अलाउ करें कि वो हमारी कंट्री में उनको शरण दें, असाइलम उन्हें प्रोवाइड कराएं, राइट। तो ये वाली चीज भी हम लोग को देखने को मिलती है। तो नॉन रिफोलमेंट होता क्या है, राइट, वही चीज जो शरण देने वाली बात हम लोग को देखने को मिलती है। तो इंटरनेशनल लॉ के तहत ये हम लोग को एक इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल देखने को मिलता है, जैसे कि कोई व्यक्ति अपनी जान बचाने के लिए अपनी खुद की कंट्री से अगर भागा होता है और उसे जो है वो फोर्सफुली उसकी कंट्री में रिटर्न नहीं किया जाए। जैसे होता है ना कि जो लोग जैसे बॉर्डर को क्रॉस करके कंट्री के अंदर आ जाते हैं तो फिर उनको वापस से उनकी कंट्री में डिप्लॉय कर दिया जाता है, पता होगा आपको ये बात, राइट। बट यहाँ पर ऐसा नहीं है, अगर सामने वाला व्यक्ति रिक्वेस्ट कर रहा है कि उसे उसकी कंट्री में वापस नहीं आना क्योंकि उसको उसकी जान को खतरा है, मतलब कि उसने डिसाइड कर लिया कि वो अपनी कंट्री की सिटीजनशिप त्यागना चाहता है, वो एक रेफ्यूजी बन गया अभी के लिए, मतलब कि उसके पास किसी और दूसरी कंट्री की सिटीजनशिप नहीं है, तो फिर उसे फोर्स ना किया जाए रिटर्न करने के लिए, लौटने के लिए उसे विवश नहीं किया जाना चाहिए। तो ये इंटरनेशनल प्रिंसिपल के तहत हम लोग को ये चीज देखने को मिलती है, ठीक है। तो ये तो कुछ पॉइंट्स हो गए जो हमने देखा, डिस्कस किया कि अभी क्या इशू चल रहा है उससे रिलेटेड, राइट। बट अब हम लोग बात करेंगे यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर रेफ्यूजीज के बारे में। तो ये एक यूनाइटेड नेशन रेफ्यूजी एजेंसी है और एक ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि फोकस करती है लोगों की जान बचाने के ऊपर, लोगों के अधिकारों को प्रोटेक्ट करने के ऊपर और रेफ्यूजीज के लिए बेटर फ्यूचर बनाने के ऊपर। अब रेफ्यूजीज क्या होता है ये तो आप समझ ही गए हो। तो जो रेफ्यूजीज हैं उनकी जान बचाने के ऊपर, उनके जो अधिकार हैं उनको प्रोटेक्ट करने के ऊपर और उनके जो फ्यूचर है उसको बेटर बनाने के ऊपर काम करती है। जो भी लोग फोर्सफुली डिस्प्लेस जो कम्युनिटी होती है, यानी कि जो इस कम्युनिटी को जो है वो फोर्सफुली भगा दिया जाता है, जैसे कि म्यांमार के केस में अगर हम देखें तो म्यांमार के अंदर एक जगह है जिसका नाम है रखाइन स्टेट। तो करीब बात घटना है 2017 और 18 की, हमें इस समय देखने को मिला था कि लाखों की संख्या में रखाइन स्टेट पर रहने वाले जो रोहिंग्यास मुस्लिम्स थे उनको म्यांमार की खुद की सरकार ने फोर्सफुली निकाल दिया था, राइट। तो ऐसे डिस्प्लेस कम्युनिटी जिन्हें जानबूझकर निकाला गया, फोर्सफुली निकाला गया, या ऐसे स्टेटलेस लोग जिनके पास किसी कंट्री की सिटीजनशिप नहीं है, तो उनके ऊपर ये काम करती है, यानी कि उनके प्रोटेक्शन के लिए काम करती है। तीन चीज के लिए मेनली काम करती है कि उनकी जीवन को बचाना है, उनको अधिकार जो है वो प्रोवाइड कराना है और तीसरी चीज उनके फ्यूचर को बेहतर बनाना है। तो इसके लिए ये बॉडी जो है वो काम करती है और इसे 1950 में क्रिएट किया था। काफी लाखों की संख्या में जो यूरोपियंस जो थे जो अपने घर से भागे थे, काफी पुरानी बात है ये, आपको पता होगा काफी सारे यूरोपियंस जो है वो अफ्रीका और दूसरी जगह पर भाग रहे थे, तो उनकी मदद करने के लिए ये शुरू किया गया था। और इसका हेडक्वार्टर हम लोग को जेनेवा स्विट्जरलैंड में देखने को मिलता है। अक्सर हेडक्वार्टर से रिलेटेड क्वेश्चन आए थे कि एक फलाना बॉडी का हेडक्वार्टर कहां पर है, तो आपको ये आइडिया होना चाहिए। तो ये बेसिक फैक्ट्स हैं इस बॉडी से रिलेटेड जो थोड़ा ध्यान रखो। अब चर्चा करेंगे कॉन्गो के बारे में। कॉन्गो कहाँ है, तो देखो कॉन्गो अफ्रीका के अंदर हम लोग को एक कंट्री देखने को मिलती है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, राइट। तो ये कंट्री है। तो ये जो कॉन्गो कंट्री है यहाँ पर इबोला आउटब्रेक पूरी तरह से जो है वो खत्म हो गया, मतलब कि यहाँ पर इबोला फैल नहीं रहा है। तो इसने डिक्लेयर कर दिया है कि ये पूरी तरह से जो है वो इबोला इस कंट्री के अंदर नहीं फैल रहा है। तो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो जो ये कंट्री है, ऑफिशियली डिक्लेयर किया गया है कि 12वां इबोला आउटब्रेक जो है वो यहाँ पर खत्म हो चुका है, यानी कि लगातार 12वां फेज हम लोग को इबोला आउटब्रेक का यहाँ पर इस कंट्री में देखने को मिला था, अब वो फाइनली खत्म हो गया है। और आउटब्रेक जो है वो 7 फरवरी 2021 को डिक्लेयर किया था कि इबोला यहाँ पर फैल रहा है और ऐसे 12 केसेस रिपोर्ट किए गए थे, राइट। और जो एक्सपीरियंस था
डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो की रिस्पांस टीम का और हेल्थ केयर पार्टनर्स का, तो उनकी मदद से ये जो महामारी जो थी इसको कंट्रोल कर लिया गया मात्र 3 महीने से भी कम समय में। तो मात्र 3 महीने से भी कम समय में हमें देखने को मिला कि ये एबोला वायरस जो है वो पूरी तरह से खत्म हो गया। अब देखो, एबोला से रिलेटेड सिविल सर्विसेज में पहले क्वेश्चन आ चुके हैं, तो इस वायरस के बारे में थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। तो एबोला वायरस डिजीज के बारे में जानकारी होनी चाहिए आपको। पहले से एबोला हेमरेज फीवर के नाम से भी जाना जाता था, जो कि काफी सीवियर फीवर हुआ करता था, फटाल इलनेस, लोगों की मौत हो जाती थी, राइट, इस पर्टिकुलर डिजीज के कारण। और ये वायरस जो है ये वाइल्ड एनिमल से आया है लोगों में, यानी कि जूनोटिक ये वायरस हम लोग को देखने को मिलता है, राइट। ह्यूमन पॉपुलेशन में ये फैला है और ह्यूमन टू ह्यूमन जो है ये फैलता है, जैसे कि कोरोना वायरस है तो उसी प्रकार की ये चीज है। कोरोना वायरस भी जूनोटिक है, राइट, तो वो भी हम लोग को देखने को मिला, चमगादड़ से आया है। वैसे ये भी एबोला भी हम लोग को देखने को मिलता है और कहा जाता है कि ये भी चमगादड़ से ही आया है, राइट। और एवरेज एबोला वायरस डिजीज के केस की जो फेटालिटी रेट होती है, यानी कि मृत्यु दर होती है, वो अराउंड 50% होती है। यानी कि 10 लोग को एबोला वायरस इन्फेक्ट हुआ है तो 10 में से 5 लोग जो है वो ऑन एन एवरेज मरी जाते हैं, राइट। और केस की फर्टालिटी रेट्स जो है वो वेरी करती है 25% से 90% तक पास आउटब्रेक में। यानी कि इससे पहले जो फैली थी ये महामारी, तो पहले के समय पे जैसे कि 10 में से हो सकता था कि कभी 3 लोग मर जाए या कभी 9 लोग मर जाए 10 में से। तो इस प्रकार का वेरिएबिलिटी हम लोग को देखने को मिलती थी। इसको रोकने के लिए क्या करना है, तो कंट्रोल करने के लिए आउटब्रेक को कम्युनिटी एंगेजमेंट की आवश्यकता है। जैसे कि कोरोना वायरस के केसेस में लोगों को बोला जाता है भाई आइसोलेटेड हो जाओ, राइट, ये वाली चीज। कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करना है, सर्विलांस करना है, अच्छी लेबोरेटरी सर्विस होनी चाहिए, सोशल मोबिलाइजेशन हम लोग को देखने को मिलना चाहिए, सामाजिक जागरूकता होनी चाहिए, राइट। तो ये सब कुछ चीजें हैं, जैसे कि कोरोना वायरस के केस में जो आज की डेट में आप देख रहे हो, तो वो सब चीजें एबोला वायरस में भी फॉलो करना जरूरी है। इसके ट्रीटमेंट की बात करें गाइस, तो पहले तो सपोर्टिव केयर प्रोवाइड कराना है, जैसे कि जो भी सिम्टम्स आ रहे हैं उसका ट्रीटमेंट करना है, सेम कोरोना वायरस जैसा, राइट। तो उससे सर्वाइवल रेट जो है वो इंप्रूव हो जाता है। बट हालांकि कोई भी लाइसेंस ट्रीटमेंट इसका नहीं है, जैसे कि कोरोना वायरस में भी कोई भी ऐसा कोई दवाई नहीं है जो कोरोना वायरस को खत्म कर ले। सेम केस एबोला वायरस का भी हम लोग को देखने को मिल रहा है, राइट। और इम्यूनोलॉजिकल, यानी कि सामने वाले व्यक्ति की इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए वेरियस चीजें उनको प्रोवाइड की जाती है, ड्रग थेरेपी उनको प्रोवाइड की जाती है, और ये सब चीजें अभी डेवलपमेंट में है, राइट, यानी कि अंडर डेवलपमेंट हम लोग को ये सब चीजें देखने को मिल रही। तो ये आप ध्यान में रखिएगा, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में पूरी तरह से एबोला जो है वो खत्म हो चुका है। मात्र 3 महीने में वहां की हेल्थ केयर जो मतलब लोग हैं, हेल्थ केयर फैसिलिटी से जो लोग बिलोंग करते हैं, तो उन्होंने बढ़िया कर दिया, राइट, कॉन्गो को, यानी कि वहां से एबोला वायरस को हटा दिया। अब पेपर 2 से रिलेटेड इतने ही टॉपिक्स थे। नाउ हम लोग पेपर 3 के टॉपिक्स को कवर करेंगे। अब गाइस वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, और मैं आपको बताता हूं कि जब भी कोई टॉपिक रिपीट होता है तो वो टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इस टॉपिक के बारे में पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं, दोबारा से कवर करते हैं। बात हो रही है पार्कर सोलार प्रोब की। तो सबसे सिंपल सी चीज तो आपको ये पता होनी चाहिए कि नासा का ये मिशन है सूरज को, सन को स्टडी करने से रिलेटेड। आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स पे लिखकर बताएंगे हमारे इंडिया का कौन सा ऐसा मिशन है। इसके बारे में अभी 2-4-5 क्लासेस पहले ही मैंने आपको पढ़ा है कि इंडिया का कौन सा ऐसा मिशन है जो कि सूरज को स्टडी करने से रिलेटेड हम लोग को आने वाले समय में देखने को मिलने वाला है। तो बताइए जरा इसका आंसर नीचे कमेंट बॉक्स पर लिख कर। तो वैसे ही नासा का ये मिशन है सन को स्टडी करने से रिलेटेड। तो अभी हुआ क्या है, ये वीनस के चक्कर लगा रहा है पार्कर सोलार प्रोब। ये वीनस प्लैनेट जो है ना उसके चक्कर लगा रहा है। तो वीनस प्लैनेट के चक्कर लगाते समय इसने कुछ नेचुरल रेडियो सिग्नल को डिटेक्ट किया। इसके पास कुछ नेचुरल रेडियो सिग्नल आए। तो ये एक बहुत बड़ी खोज है कि वीनस पे भी हम लोग को रेडियो सिग्नल्स मिल रहे हैं, जैसे कि धरती पर हम लोग को रेडियो सिग्नल्स मिलते हैं। वो कैसे मिल पाते हैं, जब धरती के ऊपर वाले एटमॉस्फेयर पे हम लोग को एक लेयर देखने को मिलती है जहां पर इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड पार्टिकल्स होते हैं। जैसे कि आपको पता होगा हमारे घर पे जो रेडियो जो चलता है, राइट, रेडियो पे सिर्फ आप बिजली ऑन करते हो, यानी कि पावर उसका प्लग इन करते हो, राइट, रेडियो का, और फिर ऑटोमेटिकली आप उसके सिग्नल को, फ्रीक्वेंसी को सेट करते हो और उसका सिग्नल आ जाता है हवा में वायरलेसली। तो ये कैसे आता है, रेडियो के थ्रू ही आता है ना, रेडियो के थ्रू ही हम लोग को ये देखने को मिलता है, ये कनेक्शन क्रिएट होता है। और ऐसी कोई हम लोगों ने रेडियो के लिए हम लोगों ने कुछ और व्यवस्था तो करके नहीं रखी कि पूरे जो है वो पूरी धरती पर जो है वो रेडियो के सिग्नल्स किस प्रकार से जाएंगे। तो उसके लिए एक लेयर होती है। आप मुझे बताएंगे कौन सी लेयर है जो कि रेडियो के सिग्नल को सपोर्ट करती है। इससे रिलेटेड पहले सिविल सर्विसेज क्वेश्चन पूछ चुकी है, जैसे कि लेयर्स होती है ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, वैसे ही आप मुझे बताएं कि कौन सी लेयर है जो कि रेडियो के सिग्नल को सपोर्ट करती है। अभी थोड़ी देर बाद इसका मैं आंसर आपको दे दूंगा, बताइए जरा नीचे कमेंट बॉक्स पे लिखकर, राइट। और तो देखो नेचुरल रेडियो सिग्नल जो है ये मिला है स्पेस क्राफ्ट को, इसने डिटेक्ट किया है, राइट। तो ये एक बड़ी खोज है। और इवन अगर इस पे हम लोग अगर बात करें कॉन्स्पिरेसी की भी, तो कॉन्स्पिरेसी के तौर पर ऐसा भी कहा जा सकता है कि वीनस पर हो सकता है कि एलियंस वगैरह निवास करते हो, उन्होंने ये रेडियो सिग्नल जो है वो इस
पार्कर सोलार प्रोब को भेजें, बट वो तो एक अलग बात है, कॉन्स्पिरेसी की बात जो है वो फैक्ट तो होती नहीं है, बट फिर भी इस प्रकार की कॉन्स्पिरेसी जो है वो काफ़ी सारे लोग बना रहे हैं अभी इस स्टडी के बाद, वो भी एक आपको जनरल आइडिया होना चाहिए। बट एग्जामिनेशन सिविल सर्विसेज पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है ना लिखना एग्जाम में, वैसे ही मैं आपको इन जनरल बस बता रहा हूँ। तो देखो इसको नेचुरल रेडियो सिग्नल मिले। अब नेचुरल रेडियो सिग्नल कैसे मिले हैं, तो साइंटिस्ट रिसर्चर का कहना है जैसे कि जो इलेक्ट्रिकली चार्ज गैसेज जो होती हैं, जब इसमें हम लोग को देखने को मिलता है कि जब इसमें किसी प्रकार का डिस्टर्बेंस होता है तो ये वो क्रिएट करती है, फ्रीक्वेंसी क्रिएट करती है, राइट। तो उसके थ्रू इसने डिटेक्ट कर ली कुछ नेचुरल रेडियो सिग्नल्स को, राइट, जो कि प्लैनेट के वीनस के अपर एटमॉस्फेयर पर हम लोग को देखने को मिल रही थी। और पहली बार इस प्रकार का मेजरमेंट हम लोग को वीनस के एटमॉस्फेयर का देखने को मिला है 30 सालों के अंदर, यानी कि 30 सालों में पहली बार यह इस प्रकार का एक नई डिस्कवरी जो है वो वीनस प्लैनेट की हमें देखने को मिली है। तो याद रखिएगा वीनस प्लैनेट में भी अभी रिसेंटली रेडियो सिग्नल डिटेक्ट हुए हैं, और किसने किए, नासा के पार्कर सोलार प्रोब में। प्रीलिम्स में अक्सर ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कि आप बताइए कि भी रिसेंटली किस प्लैनेट पर रेडियो सिग्नल डिटेक्ट हुए हैं, या फिर नासा के पार्कर सोलार प्रोब ने या नासा के एक मिशन ने किस पर्टिकुलर जो है वो प्लैनेट पर रेडियो सिग्नल डिटेक्ट किया, तो ये वीनस प्लैनेट आपको ध्यान में रखना है। तो जैसे कि धरती है वैसे ही वीनस के जो अपर एटमॉस्फेयर है वहां पर इलेक्ट्रिकली चार्ज गैसेज है। जैसे कि धरती पर आयोनोस्फेयर पर हम लोग को देखने को मिलती है, आपने होपफुली यही आंसर लिखा होगा, राइट। तो वैसे ही यहाँ पर चार्ज गैसेज है या फिर प्लाज्मा है जो नेचुरली रेडियो वेव्स को एमिट करती है, रिलीज करती है, ठीक है। और ये डिस्कवरी कंफर्म करती है कि वीनस का जो अपर एटमॉस्फेयर है जहां पर इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल्स हम लोग को या हम लोग को गैसेस देखने को मिल रही हैं, तो वो बेसिकली सोलार साइकिल के कारण उसमें चेंजेस हम लोग को नजर आते हैं। अब सोलार साइकिल क्या होता है, सूर्य की 11 साल की एक्टिविटी जो होती है वो एक साइकिल के बराबर होती है, यानी कि हर 11 सालों में सूर्य जो है वो नेक्स्ट साइकिल पर आता है। और ये साइकिल सोलार साइकिल के बारे में भी मैंने आप लोग को पढ़ाया हुआ है, जिसमें सूर्य जो होता है उसमें कुछ हम लोग को देखने को मिलता है, कुछ चेंजेस आते हैं, राइट। धीरे धीरे करके चेंजेस बढ़ते हैं और फिर घटने लगते हैं, यानी कि उसमें कुछ स्पॉट्स हम लोग को, सन स्पॉट्स जिसको हम लोग बोलते हैं, सन स्पॉट्स बढ़ते हैं और घटते हैं। तो इसके थ्रू सोलार साइकिल डिटेक्ट होती है। साइंटिस्ट रिसर्चर इस प्रकार से सोलार साइकिल को डिटेक्ट करते हैं। तो ये मैंने आपको एक जनरल बताया, बाकी सोलार साइकिल के बारे में आप अच्छे से पढ़िएगा, आपको प्रीवियस लेक्चर्स में जो है वो सोलार साइकिल की डिटेल्स भी मिल जाएगी। और जिन स्टूडेंट्स के पास मैगजीन है, आप एक बार सोलार साइकिल को जो है वो रिवाइज कर लीजिएगा, जो मैगजीन आपको प्रोवाइड की जाती है। और आपको बता दें गाइस कि जो भी स्टूडेंट्स जिन्होंने भी अप्रैल मंथ में एनरोल किया था, तो आप चेक कर लीजिए कि आपकी ड्राइव पर मैगजीन अवेलेबल है और पूरा कंटेंट अवेलेबल करा दिया जा चुका है, तो मैगजीन भी रिलीज कर दी है। और अप्रैल की एमसीक्यू के लिए जिन स्टूडेंट्स ने एनरोल किया था, आपके ईमेल पर कल एमसीक्यू भेज दी गई है, आप होपफुली आपने डाउनलोड कर ली होगी और प्रैक्टिस कर लीजिए एमसीक्यू क्वेश्चन से अप्रैल के। तो देखो अब हमने अभी तक बात करी कि वीनस पर जो है वो रेडियो सिग्नल्स डिटेक्ट हुए, मतलब कि वीनस के अपर एटमॉस्फेयर पर हम लोग को देखने को मिला है कि इलेक्ट्रिकली चार्ज गैसेस मौजूद हैं, राइट। और सन साइकिल जब भी होती है तब इन गैसेस पर इंपैक्ट पड़ता है, राइट, सन की साइकिल्स के कारण, राइट। और हम लोग को लेटेस्ट क्लू मिला है, राइट, कि कैसे और क्यों वीनस और अर्थ इतने ज्यादा जो है वो अलग हम लोग को देखने को मिलते हैं, इतने ज्यादा डिफरेंट हम लोग को देखने को मिलते हैं। इसके बैकग्राउंड की बात करें गाइस, तो धरती वीनस इनको ट्विन्स कहा जाता है। तो ट्विन प्लैनेट कौन से हैं, वीनस एंड अर्थ, राइट, आपको पता होगा। सिमिलर प्रोसेस के थ्रू ये बने हैं, राइट। दोनों की चट्टाने रॉक जो है वो सिमिलर साइज और स्ट्रक्चर के हम लोग को देखने को मिलते हैं, राइट। बट बर्थ के बाद वीनस में हम लोग को देखने को मिला था कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो कम हम लोग को नजर आती है, और उसका सरफेस का जो टेम्परेचर है वो इतना ज्यादा गर्म है कि वो लेड को तक जो है वो मेल्ट कर देता है। और यही एक वजह है जिसके कारण से उसमें मैग्नेटिक फील्ड की कमी हम लोग को वीनस में नजर आती है। बट हमारी धरती में मैग्नेटिक फील्ड जो है वो अच्छी खासी हम लोग को देखने को मिलती है। बट हाँ, वीनस की जो मैग्नेटिक फील्ड है उसमें भी डिस्टर्बेंस के कारण जो है वो साफ साफ नजर आ रहा है कि वो सोलार विंड हम लोग को देखने को मिलती है। सूर्य से निकलने वाली जो विंड होती है वो वीनस के जो हम लोग को देखने को मिलता है कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड जो होती है उसको डिस्टर्ब करते हैं, राइट। और इसी पर ही स्टडी चल रही है। और मैंने आपको थोड़ी देर पहले क्वेश्चन भी पूछा था कि हमारे इंडिया का कौन सा ऐसा मिशन है जो कि सन की स्टडी करने के लिए हम लोग लॉन्च करने वाले हैं, तो वो आदित्य L1 मिशन है। अभी पिछली 3-4 क्लास पहले ही मैंने आप लोग को इस टॉपिक के बारे में पढ़ाया था। तो उसमें भी मेन चीज हम लोग किस चीज पर स्टडी करने वाले हैं, सूर्य पर स्टडी करने वाले हैं। सूर्य से आने वाली जो हवाएं जो होती है, विंड्स जो होती हैं, राइट, सोलार विंड्स, तो इसकी हम लोग स्टडी करेंगे कि कैसे ये मैग्नेटिक फील्ड को अफेक्ट करती है, राइट, इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल्स को कैसे अफेक्ट करती है, और इवन कैसे हमारी स्पेस में मौजूद जो सैटेलाइट्स हैं उनको कैसे इफेक्ट करती है, उनको कैसे नुकसान पहुंचाती है। तो उसकी स्टडी करने से रिलेटेड हम ये मिशन हम लोग को आदित्य L1 है। और सेम यही मिशन इसी प्रकार का सेम चीजों को लेकर नासा का मिशन है, पार्कर सोलार प्रोब मिशन, राइट। तो ये सूर्य को समझने से रिलेटेड है कि सूर्य जो है
उसकी बेटर अंडरस्टैंडिंग करने से रिलेटेड कि सूर्य में किस प्रकार की, यानी कि सूर्य के कारण किस प्रकार की सोलर सिस्टम में चेंजेस आते हैं, राइट, अफेक्ट होती हैं धरती और दूसरे प्लैनेट्स वगैरह। और पार्कर सोलर प्रोब जो है ये ट्रैवल कर रहा है धरती सूर्य के एटमॉस्फेयर में, राइट, सूर्य के नजदीक जा रहा है काफी ज्यादा ये, राइट, और इतने ब्रूटल एनवायरनमेंट में ये रहेगा, मतलब कि जहां पर सूर्य के नजदीक मतलब बहुत एक्सट्रीम गर्मी, एक्सट्रीम रेडिएशन, तो उस कंडीशन पर ये ऑपरेट करेगा। और अल्टीमेटली ये ह्यूमंस को मतलब सूर्य की क्लोजेस्ट ऑब्जर्वेशन प्रोवाइड कराएगा, यानी कि इतने नजदीक से सूर्य की जानकारी जो है वो देगा ये ह्यूमंस को, ये मिशन, राइट, नासा का। ये हम लोग को पार्कर सोलर प्रोब देखने को मिल रहा है। इसकी जर्नी की थोड़ी सी चर्चा करेंगे गाइस। तो सन के एटमॉस्फेयर तक पहुंचने के लिए पार्कर सोलर प्रोब को वीनस की ग्रेविटी का उपयोग करना पड़ता है। इसको ये वीनस के 7 चक्कर लगाने के बाद, लगभग 7 सालों के बाद जो है वो धरती के सूर्य के ऑर्बिट के नजदीक जो है वो पहुंच जाएगा। तो ये इसका मिशन किस प्रकार से कि वीनस के इसको जो है वो 7 चक्कर लगाना है और फिर उसके बाद जो है ये पहुंच जाएगा सूर्य के नजदीक 7 चक्कर लगाने के बाद। और स्पेसक्राफ्ट जो है वो सन के एटमॉस्फेयर पर 3.9 मिलियन माइल्स के नजदीक तक पहुंच जाएगा, राइट, सूर्य के सरफेस से। तो ये वाली बात बताई जा रही है। और वहां पर मरकरी के ऑर्बिट के ये फिर अगेन जो है वो चक्कर लगाएगा और काफी नजदीक जो है वो चला जाएगा। और अभी तक कोई भी ऐसा स्पेसक्राफ्ट नहीं बना जो कि अभी तक इतना नजदीक गया हो, वो भी सूर्य के, जो कि ये वाला मिशन हम लोग को देखने को मिल रहा है पार्कर सोलर प्रोब का। इतने नजदीक जाने वाला मिशन है ये, राइट। अभी वीनस के ये चक्कर लगा रहा है और फिर ये मरकुरी के ऑर्बिट पे पहुंचेगा और ये वहां पहुंच जाएगा, सूर्य के नजदीक जो है वो एकदम ज्यादा चला जाएगा। ये समझिए कि ये जो पार्कर सोलर प्रोब है, ये मिशन जो है ये क्या करेगा, तो 3 डिटेल्ड साइंस ऑब्जेक्टिव के साथ इस मिशन को जो है वो भेजा गया। इसके उपदेश जो है वो 3 साइंस से रिलेटेड स्टडी करने के इसके ऑब्जेक्टिव है। पहली बात तो ये चेक करेगा कि किस प्रकार से जो हीट है, जो गर्म हवा है, किस प्रकार से फ्लो करती है, राइट, सूर्य से, तो उसको ये ट्रैक करेगा। और किस प्रकार से सोलार का जो कोरोना है वो एक्सेलरेट हो जाता है और सोलार विंड वहां से निकलती है। अब सोलार का कोरोना क्या होता है, सोलार कोरोना, सन का कोरोना क्या होता है, अगर इस प्रकार का क्वेश्चन आ जाए तो आपको लिखना है कि सूर्य की जो आउटर मोस्ट लेयर होती है, सबसे आउटर मोस्ट लेयर जो सूर्य की होती है, उसे हम लोग कोरोना कहते हैं, राइट। तो वहां से कैसे सोलार विंड जो है वो एकदम तेजी से बढ़ने लगती है, राइट। तो उस चीज की स्टडी ये करेगा। वही चीज मैंने आपको बताई, क्योंकि सोलार विंड की स्टडी करना जरूरी है। इससे पता लगेगा कि धरती की जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कैसे अफेक्ट होती है। इससे पता लगेगा कि कैसे सैटेलाइट वगैरह जो है वो डैमेज हो जाती हैं इस प्रकार की सोलार विंड के कारण, राइट। और तूफान हम लोग को देखने को मिलता है, स्पेस में तूफान आता है इस विंड के चलते, राइट। और डिटरमाइन करेगा स्ट्रक्चर को और डायनेमिक्स को प्लाज्मा यानी कि इलेक्ट्रिकली चार्ज गैसेस के और मैग्नेटिक फील्ड के, राइट, कि सोलार विंड के नजदीक में जो ये सब चीजें होती हैं, प्लाज्मा मैग्नेटिक फील्ड होती है, तो उसके स्ट्रक्चर देखेगा, उसके डायनेमिक्स को डिटरमाइन करेगा, निर्धारण उसका करने वाला है। एक्सप्लोर करेगा कि क्या तरीका होता है जिसके थ्रू एनर्जेटिक पार्टिकल्स जो है वो काफी तेज हो जाते हैं और ट्रांसपोर्ट होते हैं, यानी कि ये सोलार गैसेस के जो एनर्जी पार्टिकल्स जो हम लोग को देखने को मिलते हैं वो इतनी दूर तक कैसे पहुंच जाते हैं, राइट। तो उस चीज को भी ये एक्सप्लोर करेगा, उस मैकेनिज्म को एक्सप्लोर करेगा। तो ये इसके मिशन के कुछ ऑब्जेक्टिव हैं, उद्देश्य हैं, जिसकी आपको एक जनरल जानकारी होनी चाहिए। अब देखिए यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखने की, जैसे कि B117 यूके वेरिएंट कोरोना वायरस का, ये चीज आप ध्यान में रखना। ये दूसरे वेरिएंट के मुकाबले 40% से 70% ज्यादा इन्फेक्शियस है और इसमें डेथ के रिस्क के जो केसेस है वो 60% तक हम लोग को नजर आते हैं, कि डेथ होने का जो रिस्क है इस वेरिएंट के साथ वो 60% तक का बताया जाता है। और वैक्सीन जो है वो इसके अगेंस्ट लड़ सकती है। और इसके अलावा P1 ब्राजीलियन वेरिएंट, तो ब्राजील का कोरोना वायरस का वेरिएंट जो है वो P1 हम लोग को देखने को मिलता है, यूके का B117। तो ये सब चीजें याद रखना, कभी कभी चूज द करेक्ट पेयर या मैच द फॉलोइंग वाले क्वेश्चंस में ऐसी चीजें आ सकती है कोरोना वायरस से रिलेटेड। तो काफी ज्यादा फैलने वाला, और ये इनिशियल कोरोना वायरस स्ट्रेन था, यानी कि मतलब इनिशियली कोरोना वायरस का स्ट्रेन ये हम लोग को देखने को मिला था, राइट। और ये री इन्फेक्ट कर सकता है, दोबारा से इन्फेक्ट कर सकता है सामने वाले व्यक्ति को, राइट। और इसकी रिसर्च की अभी भी जरूरत है, यानी कि अभी भी इस पर पूरी रिसर्च नहीं हुई है, राइट। और E484K या फिर एस्केप म्यूटेशन ये हेल्प करता है वायरस को एंटीबॉडीज को डॉच करने में, यानी कि एंटीबॉडीज को खराब करने में, खत्म करने में, राइट। तो ये भी चीज इसमें खतरनाक वाली हम लोग को एक देखने को मिलती है। इसके अलावा B1351 ये साउथ अफ्रीकन का वेरिएंट हम लोग को देखने को मिलता है कोरोना वायरस का। एटलीस्ट 20 कंट्री में ये पाया गया, इंक्लूडिंग यूके ऑल्सो। और इसके म्यूटेशन को N501 कहा जाता है, जो कि इसे बहुत ज्यादा कंटेजियस बना देता है, यानी कि काफी तेजी से फैलने वाला इसे बना देता है। और दूसरा ऐसा म्यूटेशन है जिसका नाम है E484K। ये हेल्प करता है वायरस को, एक पर्सन के इम्यून सिस्टम को खत्म करने में पूरी तरह से,
और इवन ये वैक्सीन को काम करने से भी रोक सकता है, यानी कि वैक्सीन के प्रभाव को भी रोक सकता है, यानी कि काफी खतरनाक ये वायरस हम लोग को देखने को मिल रहा है। अब B1617 वाला जो वायरस, ये डबल म्यूटेंट हम लोग को देखने को मिलता है। ये बिल्कुल सिमिलर है दूसरे वेरिएंट के, जो कि हम लोग को E484K में हम लोग को भी नजर आया था। ये ब्राजीलियन वेरिएंट के अंदर हम लोग को जो देखने को मिला था, और बहुत तेजी से ब्राजील और साउथ अफ्रीका में ये वाला वेरिएंट फैला है, डबल म्यूटेंट B1617। इसके अंदर L452R म्यूटेशन होता है, जो कि मदद करता है वायरस को कि वायरस बॉडी के नेचुरल इम्यून रिस्पॉन्स से बच सकता है, यानी कि मतलब इंसान का इम्यून सिस्टम एक्टिव भी रहता है तो भी इस वायरस को कुछ नहीं होता, वो उसको कंफ्यूज कर देता है इम्यून सिस्टम को, और फिर वो उसकी मतलब यानी कि इम्यून सिस्टम की पहुंच तक नहीं आ पाता ये वाला वायरस। और ये वाला जो वेरिएंट है, ये एटलीस्ट 10 दूसरी कंट्री में डिटेक्ट हुआ है, यूएसए, यूके, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में। तो देखो अभी आप लोग को क्या चीज ध्यान में रखनी है, तो आप मैंने आपको डिटेल बताया, बट एग्जाम में क्या चीज पूछी जाएगी आपसे, एग्जाम में ये चीज पूछी जा सकती है कि B117 यूके, मतलब ये वाला जो वेरिएंट है वो कहाँ का है, वो तो यूके का है, आपको यूके ध्यान में रखना है। P1 वेरिएंट कोरोना वायरस का ब्राजील का है। B1351 वेरिएंट ये कहाँ का है, साउथ अफ्रीका का है। B1617 डबल म्यूटेंट, जो कि ब्राजील और साउथ अफ्रीका जैसे क्षेत्रों पर रिकॉर्ड किया गया है, राइट। तो ये ऐसी चीज बस थोड़ी सी ध्यान में रखो बस आप। तो ये वेरिएंट्स होते हैं कोरोना वायरस के, और रिसेंटली इंडिया की हेल्थ मिनिस्ट्री ने कहा है कि नया डबल म्यूटेंट वेरिएंट एक नया कोरोना वायरस का ये डिटेक्ट हुआ है काफी सारे दूसरे स्ट्रेन्स के एडिशन में, या वेरिएंट के एडिशन में, या वेरिएंट ऑफ कंसर्न के एडिशन में, जो कि हमारी कंट्री के 18 स्टेट्स में पाया गया है, राइट। यानी कि एक नया प्रकार का कोरोना वायरस का वेरिएंट हम लोग को देखने को मिला है। तो ये वाली चीज थी, इसको लेकर हम लोग को ये टॉपिक न्यूज देखने को मिला था, बट इसमें जो चीज मैंने आपको बताई कि एग्जाम में क्या पूछी जाएगी, वो बस थोड़ी सी ध्यान में रखना, ठीक है। क्लियर है बातें, क्योंकि जो चीज इंपॉर्टेंट होती है उस पर फोकस किया करो। अब आपके लिए कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, इसका आंसर आप नीचे कमेंट बॉक्स पर लिखकर बताएंगे। करेक्ट स्टेटमेंट जो है वो आपको बताना है, किससे रिलेटेड करेक्ट स्टेटमेंट है, नियंडरथल से रिलेटेड करेक्ट स्टेटमेंट आपको बताना है। तो क्या ये एक्सटेंट प्रजाति है होमिनिड्स की, और ये क्या मॉडर्न ह्यूमन बीइंग के काफी क्लोजेस्ट हम लोग को प्रजाति देखने को मिलती थी क्या, और न्यूक्लियोटाइड्स जो होते हैं वो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं क्या डीएनए के, न्यूक्लियोटाइड। और ह्यूमंस के अंदर हर एक सेल के अंदर 46 पेयर होते हैं क्या क्रोमोजोम के। तो यार इसका आंसर बताओ नीचे कमेंट बॉक्स पर लिखकर, अभी के भी बताओ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड, क्या इसका गठन डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के सेक्शन 48 क्लॉज 1A के तहत किया गया था क्या? 15 फाइनेंस कमीशन के रिकमेंडेशन के आधार पर इसको बनाया गया था क्या? और क्या ये प्राइमरी फंड है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, क्या ये फंड हमें देखने को मिलता है? और क्या ये फंड जो है जो भी डिजास्टर्स वगैरह जो होते हैं, यानी कि जो भी हम लोग को डिजास्टर्स देखने को मिलते हैं, जो भी आपदा वगैरह आती है, तो उस समय पर खर्चों को यानी कि रिलीफ प्रोवाइड कराने के लिए, खर्चे करने के लिए क्या इस फंड का उपयोग किया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा? बताइए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, नीचे कमेंट बॉक्स पर इसका आंसर लिखकर बताइए। और एक और है ऑप्शन कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो है वो क्या हर साल इसकी ऑडिटिंग करते हैं, राइट? बताइए इसका आंसर। अब ये वाला क्वेश्चन तो पहले एक बार प्रीलिम्स पूछ चुकी है। तो 8 कोर सेक्टर की इंडस्ट्रीज जो हम लोग को देखने को मिलती है, 8 कोर सेक्टर की इंडस्ट्रीज, राइट? तो उसे आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है उनके वेटेज के अकॉर्डिंग, राइट? तो ये 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है बताइए नीचे कमेंट बॉक्स पर लिखकर। इसके आंसर यहां पर दिए हुए हैं, पहले का बी है, दूसरे का ए है, तीसरे का सी हम लोग को देखने को मिल रहा है। एक क्वेश्चन और है आप लोगों के लिए, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, जिसके बारे में अभी हम लोगों ने स्टार्टिंग में ही चर्चा करी। तो आप बताइए कि कौन सी कंट्रीज के साथ वो अपनी बाउंड्री शेयर करती है। तो इसका आंसर मेंशन है, आपको उसको अच्छे से देख के चलना है, राइट? जैसे कि आप कंट्रीज देखेंगे, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, साउथ सुडान, युगांडा, रवांडा, बुरुंडी, तंजानिया, जाम्बिया, अंगोला, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। तो ये सब कंट्रीज जो है वो उसके आसपास हम लोग को देखने को मिलती है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो के। इसी के साथ अपना लेक्चर फिनिश होता है, और मैंने आपको जितने भी टॉपिक्स पढ़ाए अगर अच्छे से क्लियर हुए हैं तो लाइक का बटन हिट कीजिएगा, नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर जरूर कीजिएगा लेक्चर को। और बाकी सीरियस स्टूडेंट्स के लिए ही ये चीज अवेलेबल है, ये कोर्स अवेलेबल है। अगर आप सीरियसली यूपीएससी 2021 में अपीयर हो रहे हैं, तैयारी आप कर रहे हैं, तो डेफिनेटली इस कोर्स को ज्वाइन करिए, इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करिए। टोटल 25 टेस्ट हैं, 100 क्वेश्चंस हर एक टेस्ट में है, 15 सब्जेक्ट वाइज टेस्ट है, 10 फुल लेंथ टेस्ट है, हर एक टेस्ट का डिटेल सोल्यूशन आपको दिया जा रहा है।
खास बात यह है कि आपको हर दिन क्या पढ़ाई करनी है उसके आपको टारगेट्स दिए जाते हैं और उस टारगेट्स के अकॉर्डिंग आप पढ़ाई करते हैं तो आप यूपीएससी मतलब यानी कि 2021 से पहले पहले आप पूरे सिलेबस को कंप्लीट कर लेंगे। और इंग्लिश हिंदी दोनों में ये टेस्ट सीरीज अवेलेबल है तो इसको आप ले सकते हैं। बाकी आपके लिए सीसेट का कोर्स भी अवेलेबल है, डेमो अवेलेबल है, डेमो देखिए उसके बाद कोर्स ज्वाइन कीजिए। सीसेट में कमजोर है तो डेफिनेटली इस कोर्स को ज्वाइन कीजिए। वैसे ही हिस्ट्री का कोर्स भी अवेलेबल है, इसके भी डेमोज अवेलेबल है। सोशियोलॉजी अगर आपका ऑप्शनल है तो बिल्कुल इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करिए। इसमें जो फैकल्टी पढ़ा रहे हैं आपको वो एक्सपर्ट फैकल्टी हैं, उन्होंने जीरो से तैयारी करवाई है, रैंक 5 प्रोवाइड किया है अपने एक स्टूडेंट को, रैंक 5 यूपीएससी सिविल सर्विसेज के अंदर, राइट। तो काफी शानदार फैकल्टी हैं। और बाकी करंट अफेयर्स के लिए तो ये वाला कोर्स आप डेफिनेटली लीजिए, इससे आपका समय बचेगा, नोट्स बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो आप करंट अफेयर्स के लेक्चर देखते हैं उनके पूरे डेली लेक्चर्स की पीडीएफ, हैंडआउट्स, आपको वीकली कंपाइलेशन रिवीजन के लिए और आपको मंथली मैगजीन प्रोवाइड की जाती है मात्र 100 रुपीज पर मंथ की फीस में। एक ऑफर भी है जिस ऑफर को आप ले सकते हैं। और करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस की अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो मंथली पीडीएफ भी एमसीक्यू की आपको प्रोवाइड की जाती है और ये वाली फैसिलिटी भी अवेलेबल है, राइट। तो वो भी आप ऑप्ट कर सकते हैं। और बाकी अगर कोई समस्या आती है पेड कोर्स को ज्वाइन करने में तो ये नंबर सेव कर लो अपने मोबाइल में, 9713 28 28 38। ये मेरा नंबर है, पर्सनल नंबर। व्हाट्सएप के थ्रू, एसएमएस के थ्रू या टेलीग्राम के थ्रू आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा रिप्लाई आपके पास विद इन 24 आवर्स आ जाएगा। तो चलिए अब मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे अहेड, टाटा।